हेलो, स्टडी विथ वशिष्ठा चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी का एग्जाम को दृष्टिकोण में रखते हुए एसएससी, रेलवे या और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बायोलॉजी शुरू किए थे। और इसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले 2 क्लास में सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और सेल के मुख्यतः 2 पार्ट के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़े थे। तो हम लोग सेल का मुख्य रूप से देखे थे कि सेल का जो 2 पार्ट होता है, एक क्या होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और एक क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। और हम लोगों ने इसके डिफरेंसेस के बारे में देखा था कि कौन कौन सा पार्ट आपका प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और कौन कौन सा पार्ट आपका यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से 5 चीजों के बारे में देखा था। 5 चीजों के आधार पे 5 पॉइंट्स की चर्चा की थी और उसके आधार पे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग डिफरेंसेस को देखे थे। तो आज के क्लास में हम लोग आगे और भी जो पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट किया जाता है, तो आज के क्लास में हम उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, सबसे पहले इसको जानने के लिए हम बात करते हैं आपका सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं। सेल और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। इसको हिंदी में कोशिकांग कहते हैं। और कोशिकांग का मतलब होता है कि एक सेल में मुख्य रूप से कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं। यहाँ पे आपका हो गया, ये आपका सेल और ग्लेस हो गया, यानी कि कोशिकांग हो गया। और इसमें हम लोग देखेंगे कि एक कोशिका में मुख्य रूप से आपका क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कोशिका में आपका मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया आपका पाया जाएगा। दूसरा आपका क्या पाया जाता है, ये आपका राइबोसोम पाया जाता है। तीसरा आपका लाइसोसोम पाया जाता है। फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टम पाया जाता है। फिर आपका यहाँ गोल्गी बॉडी पाया जाता है और यहाँ आपका प्लास्टिड पाया जाता है। तो मुख्य रूप से आज के क्लास में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं डिटेल्स में, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस चैप्टर से हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इन सारे पॉइंट्स के आधार पे। तो एक कॉलन आप बना लीजिए, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक का बना लेते हैं और अगला कॉलन हम लोग किसका बनाते हैं, यूकैरियोटिक सेल का बनाते हैं। अब देखिए, 5वां पॉइंट बता दिए थे, अब आगे क्या करते हैं, छठा। छठा हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां भी हम लोग छठा पॉइंट में लिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया लिखते हैं। अब यह देखिए, अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। यानी कि इस सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में आपका क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिटेल्स में समझाएंगे। अब आगे देखिए, आगे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं 7वां में, इंडो ईआर। इस ईआर यानी कि ईआर का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईआर का फुल फॉर्म होता है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतःपरादावी जालिका हम लोग बोलते हैं।
तो अगर देखिए ई आर की बात कीजिए, और ई आर के बारे में एक चीज और जानना है कि ये दो तरह का होता है। पहला जो होता है ये क्या होता है, रफ ई आर होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, स्मूथ ई आर होता है। ये दो तरह के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, जबकि वहीं अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें जो है कि आपका ई आई जो है ये आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब यहाँ देखिए लाइसोसोम की बात करते हैं। यहाँ 8वां पॉइंट आप देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लाइसोसोम को आपको सुसाइडियल बैग भी बोला जाता है। सुसाइडियल बैग भी हम लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे लाइसोसोम्स। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका लाइसोसोम्स जो होता है ये आपका एब्सेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में आपका क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। अब आगे देखिए अगला जो आपका है गोल्गी बॉडी है। जीबी का मतलब आपका क्या होता है, गोल्गी बॉडीज होता है। जीबी का मतलब हो गया गोल्गी, गोल्गी बॉडीज हो गया। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग गोल्गी बॉडी की भी बात करते हैं तो प्रीकैरियोटिक सेल में आपका एब्सेंट रहता है, जबकि वही अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात करें, यानी 8वां पॉइंट है 6 7 8 9वां पॉइंट, इसमें अगर हम लोग गोल्गी बॉडी की बात करें तो गोल्गी बॉडी आपका इसमें जो होता है आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इन सारे पॉइंट्स के आधार पर देखते हैं कि सेल का जो मैक्सिमम ऑर्गन आपका होता है ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। यही कारण तो है कि आपका प्रोकैरियोटिक सेल आपका क्या होता है, अनमैच्योर्ड होता है, डेवलप नहीं होता है। और ये जो होते हैं इस कैटेगरी में जो भी जो है कि जीव जंतु आते हैं, जो भी प्रोकैरियोट्स आते हैं, ये लोअर क्लास एनिमल होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगले पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखिए अगला हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपका राइबोसोम्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ देखिए आगे हम लोग राइबोसोम्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ये राइबोसोम्स के बारे में हम लोग देखते हैं। राइबोसोम्स ये आपका आरएस एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर तरह के एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन जो है कि आपका क्या होता है, आपका जो है कि पूछा जाता है। तो देखिए राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो यह एक ऐसा है, यह एक प्रोटीन है। यह क्या होता है कि हर प्रकार के सेल में ये जो है कि पाया जाता है। जैसे यहाँ अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें या यहाँ जो है कि यूकैरियोटिक की बात करें, तो ये क्या होता है, ये दोनों तरह के सेलों में पाया जाता है। यानी कि प्रेजेंट रहता है बोथ टाइप ऑफ सेल, प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल। ये संसार के सभी सेलों में, यानी कि जितने भी तरह के सेल हैं, चाहे वह प्रोकैरियोटिक वाले हों या यूकैरियोटिक वाले हों, सभी तरह की सेलों में आपका जो है कि राइबोसोम्स आपका क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। और चूंकि जो है कि सभी प्रकार के सेलों में आपका जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इस कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सल कंपोनेंट यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका जो है आईएएस एग्जाम में पूछा था कि यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल आपका क्या होता है, तो आपका राइबोसोम होता है। सार्वत्रिक कोशिकांग,
इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक कोशिकांग बोलते हैं, क्योंकि यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। यही एकमात्र जो है कि क्या होता है, ये कोशिका का एक पार्ट होता है जो आपका प्रोकैरियोटिक में ही पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। अब एक चीज और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है राइबोसोम्स के बारे में, ये दो, इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम्स जो होता है ये दो तरह का होता है। पहला जो होता है ये आपका 70S टाइप का होता है और दूसरा जो होता है आपका 80S टाइप का होता है। अब देखिए एस का मतलब आपका क्या होता है, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। एस का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। तो अब देखिए अगर हम लोग राइबोसोम्स के आधार पे अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अगर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए क्या होगा, यहाँ हम लोग 10वां पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या होता है, इसमें भी आपका क्या रहेगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा और इसमें भी आपका राइबोसोम्स जो होगा ये आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। राइबोसोम्स इसमें भी जो है कि क्या रहेगा, आपका पाया जाएगा, लेकिन इसमें किस तरह का पाया जाएगा, तो 70S पाया जाएगा और इसमें आपका क्या पाया जाएगा, 80S टाइप वाले राइबोसोम्स पाए जाएंगे। और ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सेल को आपको एनर्जी कहां से मिलती है, तो आपको इसी पार्ट से मिलती है, आपको माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। और इसमें जो एनर्जी बनता है, इसी एनर्जी का उपयोग सेल जो है अपने दैनिक जीवन में जो भी सेल का फंक्शन होता है वो अपने फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए इन्हीं चीजों का, इसी एनर्जी का उपयोग करता है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको हम लोग सूत्र कनिका बोलते हैं। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में इसको हम लोग सूत्र कनिका बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूकैरियोटिक वाले का देखते हैं कि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक वाले सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता है। तो हम लोग किस सेल का हम लोग देखेंगे, तो हम लोग यूकैरियोटिक वाले का देखते हैं। यूकैरियोटिक वाले का देखते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका किस प्रकार का होता है, कैसे एनर्जी बनाता है, इन चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए ये मान लिया जाए आपका क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें क्या होता है कि आपका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस सेल में आपका इस तरह का आपका, सॉरी ये पूरा टच होगा, इसको फिर से बना देते हैं। यहां देखिए ये देखिए ये देखिए पहला चीज इसमें जो आपको ध्यान देना है, तो ये आपका क्या है, ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको लग रहा है, बिल्कुल ये उंगली के आकार का लग रहा है। जैसे हमारे हाथों में उंगलियां होती हैं, ये बिल्कुल उसी फिंगर के जैसा क्या है इसका स्ट्रक्चर है। तो पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है, जो क्या याद रखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, ये आपको क्या याद रखना है कि ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये आपका क्या होता है, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं
तो ये स्ट्रक्चर इसका किस प्रकार का होगा, इसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इसका संरचना जो होगा ये बिल्कुल जो है ये आपका किसके आकार का होगा, तो आपका उंगली के आकार का होगा। और इसके बीच में आपका क्या होता है, इसके बीच में जो है जो कि आपका देख रहे हैं ये खाली जगह है ना। तो ये जो सरफेस एरिया है, यहाँ जो ब्लैंक वाला पार्ट देख रहे हैं, तो इसमें जो है कि क्या है, ये आपका सरफेस एरिया है। तो इसी सरफेस एरिया में ये क्या करता है, इसी सरफेस एरिया में आपका क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी फॉर्म, यानी कि इसी सरफेस एरिया में जो है आपका क्या करेगा, आपका एनर्जी को ये क्या करेगा, ये जो है कि क्रिएट करेगा। यहाँ देखिए ये जो खाली जगह है, ये जो सरफेस एरिया है, तो इसी में आपका एनर्जी क्या होगा, आपका क्रिएट होगा। और जो है एनर्जी जब ज्यादा हो जाएगा तो यहीं पे क्या होता है, यहीं पे स्टोर हो जाता है। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर, यहीं पे जो है कि ज्यादा से ज्यादा आपका क्या आता है, आपका एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है। और जब भी किसी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो क्या करता है, यहीं से जो है कि आपका एनर्जी का ये उपयोग करता है। अब देखिए जो एनर्जी है, तो एनर्जी है तो क्या है, पावर है। अगर मान लिया जाए जब तक आप ही जीवन में कोई काम करते हैं तो काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, वर्क करने के लिए आपके शरीर में एनर्जी चाहिए, आपके सेल को एनर्जी चाहिए। जैसे आप हाथों से लिखते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तो आपके जो भी सेल हैं तो इन सेल को एनर्जी की जरूरत होती है। और जब तक एनर्जी है तब तक आपका क्या है, पावर है। और जब तक पावर रहेगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काम कर सकते हैं। और जब पावर जो है कि नहीं रहेगा तो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। जैसे दिन भर काम करने के बाद क्या होता है, हम लोग थक जाते हैं, हरासमेंट होता है, हमारा सेल अब काम करने के योग्य नहीं रहता है, क्योंकि उस सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी ली थी वो सारे एनर्जी का वो उपयोग कर चुका होता है। तो उसे थकान होती है और इसके बाद नींद आती है। तो प्रश्न है कि हम लोग कैसे वर्क कर पाते हैं, तो एनर्जी के जरिए कर पाते हैं। और एनर्जी रहने पर क्या होता है, एक पावर जनरेट होता है। तो इस कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया को आपका क्या कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। क्योंकि ये क्या करेगा, इसके पास एनर्जी है तो इस सेल को क्या करेगा, एनर्जी देगा। इसके पास क्या है, पावर है। जैसे घर में बिजली का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कहीं पावर हाउस से आपका क्या होता है, आपका बिजली ट्रांसमिट होता है आपके घरों तक। हर एक एरिया का अपना पावर हाउस होता है, जहाँ के बहुत ज्यादा एनर्जी मैन्युफैक्चर होता है, वहां स्टोर होता है और उस एनर्जी का सप्लाई हमारे घरों तक आता है। तो उसी तरह यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी बनता है और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है यहीं पे आपका क्या रहता है, स्टोर रहता है। कहाँ, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के बीच में जो ब्लैंक जगह देख रहे हैं, आपका जो सरफेस एरिया है, तो इसी सरफेस एरिया में आपका क्या है, आपका जो है कि एनर्जी स्टोर रहता है। और यहीं से एनर्जी का सारे ऑर्गन्स जो है वो सेल को काम करने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है वो एनर्जी यहीं से जो है कि क्या होता है, आपका ट्रांसफर होता है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट क्या होगा कि इस कारण आपको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, it is also called power house of cell। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपके होते हैं। इसमें क्या आता है, तो इसमें जो सरफेस एरिया आता है उसी में एनर्जी फॉर्म होता है। मैक्सिमम एनर्जी कहाँ स्टोर होगा, तो ये जो सरफेस एरिया है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसी में जो है कि क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, विच सेल ऑर्गन इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। 4-5 तो सेल का ऑर्गन का नाम दे दिया, उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है, तो सही आंसर आपका क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अब देखिए
ये तो देख लीजिए कि ये सारा काम को ये कर रहा है, एनर्जी वगैरह स्टोर कर रहा है, पावर हाउस ऑफ सेल है। तो आखिर अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये एनर्जी बनाता कैसे है, इसमें एनर्जी बनता कैसे है। तो यहाँ देखिए इसमें एनर्जी कैसे बनता है। तो ये जो आपका सरफेस एरिया है, तो इसमें क्या रहता है, इसमें आपका ग्लूकोज रहता है। तो ग्लूकोज को आपको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। यहाँ ग्लूकोज है, ग्लूकोज इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है। और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो देखिए क्या देता है। ग्लूकोज का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H12O6। जब ये आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करने के बाद आपका क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है, H2O बनाता है, और जो है कि क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। और जो एनर्जी बनाता है ये किस फॉर्म में बनाता है, तो एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी को बनाता है। और चूंकि इसको भी तो कुछ एनर्जी चाहिए, तो कुछ एनर्जी का उपयोग ये कर लेगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है तो आपका क्या होगा, यही सारे सरफेस एरिया में आपका स्टोर होगा। और इसी सरफेस एरिया के एनर्जी को ये सेल्स जो है कि क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। तो देखिए यहां से एक क्वेश्चन जो है ये आपका क्या होता है, एक निकल कर आता है कि एटीपी का आपका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो एटीपी होता है एडिनोसिन, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एग्जाम्स में इसका भी फुल फॉर्म दे देता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये जो ग्लूकोज किस प्रकार इसमें एनर्जी बनता है, किससे रिएक्शन होता है, तो ग्लूकोज से रिएक्शन होता है। किसका रिएक्शन होता है, तो ऑक्सीजन का होता है। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं। ग्लूकोज को क्या बोला जाता है, शुगर भी बोला जाता है। तो ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या क्या देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, पानी देगा, और आपका एनर्जी देगा। तो क्वेश्चन ये भी देगा कि इस रिएक्शन के बाद जो होता है एनर्जी किस फॉर्म में बनता है, तो एटीपी का फॉर्म में बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। तो इससे रिलेटेड आपका जो है कि क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपका क्या है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है, किस सेल में, तो आपका यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसमें क्या रहता है, इसके बीच में खाली जगह में, तो ये खाली जगह को हम लोग सरफेस एरिया बोलते हैं। सरफेस एरिया में ही क्या होता है, एनर्जी फॉर्म होता है और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। एनर्जी किस प्रकार बनता है, तो ग्लूकोज के टूटने के कारण बनता है। ग्लूकोज कैसे टूटता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद ग्लूकोज टूटता है। ये भी क्वेश्चन देगा कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जब ये टूटता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और आपका एनर्जी बनता है। ये भी दे सकता है एनर्जी किस फॉर्म में बनता है, तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनता है। अगर पूछे कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको माइटोकॉन्ड्रिया से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वीवीआई, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर तरह के एग्जाम्स में आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, या आपका क्या हो, अदर कंपटीशन पीसीएस या कुछ भी, सारे कंपटीटिव एग्जाम में माइटोकॉन्ड्रिया से एक प्रश्न दो प्रश्न हमेशा जो है कि पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे कि उसमें जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो वो एनर्जी कैसे बनाता है। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग देखते हैं।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एनर्जी आपका कैसे बनता है प्रोकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ देखिए सबसे पहली चीज जो बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक में आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें जो है आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि जब माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पर जब एब्सेंट रहता है तो इसमें एनर्जी कैसे बनता है, और अगर एनर्जी नहीं बनता है तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में जितने भी बैक्टीरिया हैं, आपका ब्लूग्रेन एल्गी है, तो साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, तो ये अपने जीवन से रिलेटेड कार्य कैसे करते हैं, क्योंकि इनका ही बॉडी ठीक है, ये जो है डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन सेल के मिलने से ही बना है ना। ये भी जो है कि लोअर क्लास एनिमल है, लेकिन इनमें भी तो सेल का कुछ ना कुछ ऑर्गन है। तो इनको भी जब तक ये जिंदा रहेंगे तो अपने जीवन का फंक्शन करने के लिए इनके बॉडी में जो भी सेल्स हैं तो उनको फंक्शन करने के लिए इनको भी एनर्जी की आवश्यकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जब नहीं है तो इनके बॉडी में एनर्जी किस प्रकार बनता है और कहाँ स्टोर होता है और ये कैसे अपना फंक्शन करेंगे, तो हम लोग इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है ये आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है आपका, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये वाला आपका क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब यहाँ देखिए इसके चारों तरफ जो है कि जो लगा होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका सेल वॉल होता है, सेल वॉल। ये सबसे जो है कि ऊपर वाला सरफेस होता है। तो इसमें एनर्जी कहाँ बनेगा, तो एनर्जी इस सेल मेम्ब्रेन में आपका बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो जाता है कि अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसमें एनर्जी आपका कहाँ बनेगा, तो आपका सेल मेम्ब्रेन में आपका बनेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं किस प्रकार बनता है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग इसका क्या बनाते हैं, हम लोग एक सेल मेम्ब्रेन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए कोशिका झिल्ली के बारे में डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ाएंगे। अभी जो है कि थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कैसे ये एनर्जी बनाता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है कि ये कोशिका झिल्ली के अंदर इस तरह का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का, देखिए बिल्कुल उंगली के जैसा है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, ये अपना एनर्जी कैसे बनाएगा, तो इनसाइड सेल मेम्ब्रेन बनाएगा। इसका एनर्जी क्या होगा, तो इनसाइड सेल मेम्ब्रेन बनेगा। यानी कि इसमें जो है कि एनर्जी जो बनता है ये आपका कहाँ बनेगा, तो आपका इनसाइड सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर में एनर्जी बनेगा। और इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका होगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक, इसका स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल उंगली नुमा होगा। जैसे उसमें देखे थे तो उसमें जो है कि क्या था, उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता था, इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो है कि कहां पर एनर्जी बनेगा, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में। देखिए ये इसका सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर में ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है इसी में एनर्जी बनता है। तो अब देखिए एनर्जी बनेगा कहाँ, तो इसमें जो है कि ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है तो इसमें जो सरफेस एरिया होता है इसी में एनर्जी क्या होता है आपका बनता है। इसका जो सरफेस एरिया होगा इसी में क्या होगा, एनर्जी आपका, एनर्जी फॉर्म, इसी में आपका एनर्जी जो है ये क्या बनेगा, यहाँ पे जो है कि आपका इसका एनर्जी बनेगा और ये एनर्जी का क्या करेगा, यूज करेगा और इसमें जितने भी सेल हैं उसको एनर्जी क्या करेगा,
ये प्रोवाइड कराएगा। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो सरफेस एरिया जो इसमें होता है, तो इसमें जो है कि इसका एनर्जी क्या होता है, इसका फॉर्म होता है। और ये एनर्जी आपका किस फॉर्म में होता है, तो एनर्जी जो इसका फॉर्म होगा ये एटीपी के फॉर्म में होगा। एनर्जी जो इसका बनेगा ये आपका किस फॉर्म में बनेगा, तो इन एटीपी। एटीपी का आपका फुल फॉर्म लिखा चुका है। इसमें भी एनर्जी जो है आपका एटीपी का फॉर्म में बनता है। और इसके एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसके एनर्जी को हम लोग मेसोसोम बोलते हैं, मेसोसोम्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग मेसोसोम्स बोलते हैं। जो एनर्जी बनता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेसोसोम बोलेंगे या मेसोसोम भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मेसोसोम्स भी बोला जाता है। तो ये देखिए, ये था आपका प्रोकैरियोटिक में। इसमें भी ग्लूकोज टूटेगा और टूटने के बाद क्या होगा, ये उंगली जैसा अंदर में उभरी हुई जो संरचना है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी में एनर्जी बनकर आपका क्या हो जाता है, आपका स्टोर हो जाता है। और ये भी एनर्जी आपका जो है कि किस फॉर्म में बनता है, तो एटीपी के फॉर्म में आपका एनर्जी क्रिएट होता है। चलिए इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए आगे हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, तो हम लोग कवरिंग ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग किस सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग कॉमन सेल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो सेल के वैसे कंपोनेंट जो दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। यानी कि दुनिया में जितने सेल होते हैं वो सब में जो कंपोनेंट पाए जाते हैं, हम लोग उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग किस चीज के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोग कवरिंग ऑफ सेल्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हेडिंग देते हैं कवरिंग ऑफ सेल। अब देखिए कवरिंग ऑफ सेल में हम लोग मुख्य रूप से दो चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला चीज जो हम लोग चर्चा करेंगे ये हम लोग सेल वॉल के बारे में करेंगे। या देखिए पहला जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ये हम लोग सेल वॉल के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे। और दूसरा जो डिस्कशन करेंगे ये आपका हम लोग किसके बारे में करेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो दूसरा आपका होगा सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को आपको क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और सेल वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कोशिका भित्ति हम लोग बोलते हैं, कोशिका भित्ति हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कहां पर होता है। तो इसको हम लोग एक डायग्राम के जरिए हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान लिया जाए कि आपका ये एक सेल है, यहाँ पे हम लोग एक सेल बनाते हैं। और ये जो है कि यहाँ पे इसका क्या है, ये आउटर है। ये सबसे बाहर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सबसे आउटर यानी हुआ सेल का सबसे बाहरी आवरण जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग सेल वॉल हम लोग बोलते हैं। सबसे बाहर वाला परत जो होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यही आपका जो है कि क्या हो जाता है, ये आपका सेल वॉल होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये वाला जो होता है ये क्या होता है, हार्ड होता है। हार्ड होता है इस कारण ये क्या देता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को। ये प्रोटेक्ट करेगा किसको, सेल को करेगा।
कि सेल को क्या देगा, तो शेप देता है, और सेल को ये क्या प्रोवाइड करता है, तो ये साइज प्रोवाइड करता है। यानी कि आपका जो है सेल वॉल का क्या काम है, तो इसका काम है पहला कि ये जो है प्रोटेक्शन करेगा। किसको प्रोटेक्ट करेगा, तो आपका सेल को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि अंदर में जो सेल है तो इसका प्रोटेक्शन करता है, इसको बचाता है। और इसका क्या काम है, तो ये सेल को क्या करेगा, सुरक्षा देगा, इसको शेप देगा, यानी सेल किस आकार का होगा, इस सेल का साइज कितना होगा, तो ये सारी चीज को मेंटेन करने का काम किसका है, तो आपका सेल वॉल का है। अब देखिए जब सेल वॉल प्रोटेक्शन दे रहा है, तो जब प्रोटेक्शन दे रहा है तो उसमें तो सामर्थ्य होना चाहिए, तभी वो किसी को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो सेल वॉल को तो मजबूत होना चाहिए ना। तो सेल वॉल क्या होता है, हार्ड होता है, कड़ा होता है, यानी कि जल्दी टूट नहीं सकता है। और इसी के कारण जो है कि क्या होता है, ये इन सारी चीजों को आपको प्रोटेक्ट कर पाता है सेल को, और उसको शेप और साइज जो है ये क्या कर पाता है, ये जो है कि दे पाता है। अब देखिए अब एक चीज है कि सेल वॉल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सेल वॉल के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो इसका डिस्कवरी कौन किए थे। तो अगर हम लोग इसके डिस्कवरी की बात करें, तो इसका डिस्कवरी करने वाले वैज्ञानिक जो थे ये कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक थे, जिनको कि साइटोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। अगर रॉबर्ट हुक नहीं होते तो आज के डेट में हम लोग सेल्स के बारे में नहीं जान पाते, हम लोग सेल वॉल के बारे में हम लोग जो है कि नहीं जान पाते। तो ये सारा जो है कि क्या है, रॉबर्ट हुक का ही योगदान है, जिन्होंने कि हमें क्या किया, हमें जो है कि सेल वॉल के बारे में हमको बताया, सेल के बारे में हमें जानकारी दी, और आज के डेट में हम लोग सेल से क्या हुए, हम लोग परिचित हुए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद सेल वॉल के बारे में आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए हम लोग जो है, हम लोग सेल वॉल के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में भी बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग देख लिए थे, तो एक बार हम और देख लेते हैं, ताकि जो है कि कंसेप्ट जो है काफी क्लियर हो जाए। तो देखिए सेल वॉल के बारे में हम लोग देखते हैं। सेल वॉल, तो सबसे पहले आप लोग इस चीज का जवाब कमेंट्स में आप दीजिएगा, क्योंकि इसके बारे में काफी कुछ जो है कि हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं आपके पिछले क्लास में। तो सबसे पहला कमेंट कीजिएगा कि सेल वॉल जो होता है किन किन ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, कमेंट में आंसर दीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पहला जो होता है आपका क्या होता है, प्लांट सेल। प्लांट सेल, आपका सेल वॉल किस में पाया जाता है, तो आपका प्लांट सेल में आपका सेल वॉल जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है। सेल वॉल आपका प्लांट सेल में क्या होता है, मौजूद रहता है। अब देखिए यहां से दूसरा क्वेश्चन होता है कि सेल वॉल प्लांट में जो होता है ये किस चीज का बना होता है, ये भी बता चुके हैं, कमेंट में बताइएगा। तो यहां देखिए अगर हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं प्लांट सेल की, तो एक सेलुलोज, सेलुलोज का, और प्लस किस चीज का बना होता है, तो हेमी सेलुलोज का होता है। हेमी सेलुलोज का, सेलुलोज, सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज का बना होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि प्लांट सेल का सेल वॉल किस चीज का बना होगा, तो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का होगा। अब देखिए तीसरा चीज जो याद रखना है, जो एग्जाम में हमेशा आपका आता है, ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट का जो सेलुलोज होता है, सेल वॉल जो आपका सेलुलोज का बना होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या आता है,
तो इसमें आपका सेलुलोज में आपका क्या आता है, तो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट आता है। इसमें क्या आपका आता है, तो कार्बोहाइड्रेट से आता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग शर्करा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग शर्करा कहते हैं। और ये जो होता है सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है नेचर में। अगर हम लोग सबसे ज्यादा शर्करा की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, शुगर भी बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा शुगर, सबसे ज्यादा शर्करा जो होता है ये आपका किस में पाया जाता है, तो ये आपका नेचर में सेलुलोज में ही पाया जाता है। यानी कि प्लांट सेल के सेल वाल में जो सेलुलोज होता है, इसमें आपका सबसे ज्यादा जो है क्या होता है, शर्करा पाया जाता है। इसको हम लोग, ये जो होता है क्या होता है सेलुलोज, तो ये सेल का डेड पार्ट होता है। अब सेलुलोज के बारे में एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि सेलुलोज जो होता है ये क्या होता है, डेड पार्ट ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल का मृत हिस्सा होता है, ये डेड पार्ट होता है। और डेड पार्ट होने के कारण ही ये जो है क्या होता है, ये काफी जो है कि आपका हार्ड होता है, काफी जो है कि आपका क्या होता है, कड़ा होता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स इसमें आपका है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आपका एग्जाम में आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। हर एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका ये पूछा जाता है कि अर्थ पे सबसे जो है जो कि सबसे ज्यादा शर्करा किसमें पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट शुगर इन नेचर किसमें पाया जाता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये हर एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, एग्जाम इंपॉर्टेंट। एबंडेंट शुगर, एबंडेंट शुगर इन नेचर, यानी कि प्रकृति में सबसे ज्यादा शर्करा किसमें होता है, इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका सेलुलोज हो जाएगा। सेलुलोज में आपका सबसे ज्यादा शर्करा पाया जाता है। पूरे नेचर की अगर बात करें, पूरे यूनिवर्स की अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा शर्करा जो आपका पाया जाएगा, ये जो है कि क्या होगा आपका, इसमें सेलुलोज में पाया जाएगा। और जो है कि एक चीज और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है कि याद रखना है कि इस सेलुलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग इस सेलुलोज की बात करें तो ह्यूमंस में नॉट डाइजेस्टेड। अगर हम लोग जो है ह्यूमन की बात करते हैं तो ये वाला शुगर जो है ये नॉट डाइजेस्टेड, यानी कि इस शुगर का पाचन हम लोगों में, मनुष्यों में नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि किस शुगर का डाइजेशन ह्यूमंस में नहीं होता है। तो ये आपका क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर सेलुलोज होगा। यानी कि सेलुलोज को हम लोग जो है कि क्या कहते हैं, हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसको डाइजेस्ट कौन करते हैं, तो रूमिंग एनिमल्स जो होते हैं। रूमिंग एनिमल जो होता है ये जो है कि क्या करता है, इसको डाइजेस्ट कर लेता है। रूमिंग एनिमल्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो रूमिंग एनिमल्स कैन डाइजेस्ट, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डायरेक्टली इस चीज को, सेलुलोज को रूमिंग करने वाले एनिमल्स, यानी कि जो जानवर आपका क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं वो जो है सेलुलोज का क्या कर सकते हैं, ये जो है कि पाचन उनके शरीर में होता है। जैसे जुगाली करने वाले जानवर आपके गाय हो गए, भैंस हो गए, ये सारे जानवर जितने होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जुगाली करके अपना भोजन जो है कि क्या करते हैं, पचाते हैं। तो इन सारे एनिमल्स में आपका क्या होता है, सेलुलोज का आपका डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, मानवों में, हम लोगों में नहीं होता है।
तो ये सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये सारा पॉइंट्स को याद रखिएगा, हर एग्जाम्स में आता है। पहला क्वेश्चन कि किस सेल में जो है कि सेल वाल पाया जाता है, तो बहुत सारे सेल में प्लांट में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपका ये देगा कि प्लांट सेल का सेल वाल किस चीज का बना होता है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज का होगा। क्वेश्चन ये दे सकता है कि सेलुलोज में क्या होता है, तो मुख्यतः इसमें क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, इसको हम लोग शुगर भी बोलेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट का डेड पार्ट जो होता है ये आपका क्या होता है, सेलुलोज होता है, यानी कि सेल वाल का सबसे डेड पार्ट कौन सा होता है, तो आपका सेलुलोज होगा। फिर जो है कि क्वेश्चन आपका देगा कि एबंडेंट शुगर, यानी कि नेचर में सबसे ज्यादा शुगर किसमें पाया जाता है, इसका आंसर आपका सेलुलोज होगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ह्यूमंस में नहीं होगा। क्वेश्चन अगर ये देगा कि कौन से एनिमल जो है ये आपको सेलुलोज का डाइजेशन कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, रूमिंग करने वाले एनिमल्स जैसे गाय भैंस, ये सारे एनिमल जो हो गए ये आसानी से सेलुलोज को क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इतना आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्लांट सेल के सेल वाल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट्स हम सबका देखेंगे और उसका रिप्लाई भी हम लोग देंगे। तो क्लास आप लोग अटेंड करते हैं तो जो भी क्वेश्चंस हम पूछेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन, तो उसका आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग दूसरा चीज हम लोग क्या देखे थे कि आपका सेल वाल किसमें पाया जाता है, प्लांट के अलावा, प्लांट का तो हम लोग देख लिए, प्लांट के अलावा आपका सेल वाल किसमें पाया जाता है, कमेंट करके दीजिएगा। बैक्टीरिया में आपका पाया जाता है, बैक्टीरिया फंगी ये सब में। तो हम लोग अब देखते हैं सेकंड नंबर में किसका देखेंगे, तो बैक्टीरिया का देखेंगे, बैक्टीरिया का, इसका सेल वाल क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये जो है एक क्वेश्चन आपका एसएससी एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, एसएससी एग्जाम का आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हमेशा एसएससी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपका पूछ दिया करता है, पता नहीं क्यों पूछता है नहीं मालूम, लेकिन हमेशा आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा एसएससी के पेपर में। तो यार देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था कि आपका बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है, सबसे पहला तो ये होगा, ये पूछ सकता है कि बैक्टीरिया में सेल वाल प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। तो अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में सेल वाल आपका पाया जाता है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दूसरा क्या पूछेगा कि जो है कि बैक्टीरिया का सेल वाल जो है ये किस चीज का आपका बना होता है। तो इसके बारे में हम लोग बताए थे, पिछले क्लास में डिस्कशन किए थे कि इसका सेल वाल जो होता है बैक्टीरिया का ये किस चीज का बना होता है। चलिए कमेंट में आंसर आप लोग दीजिए। देखिए इसका सेल वाल जो होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन, इसका सेल वाल किस चीज का बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन, पहला चीज इसमें क्या रहता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन रहता है, एमिनो एसिड रहता है और मुरामिक एसिड रहता है। पेप्टिडोग्लाइकॉन, एमिनो एसिड और आपका क्या रहता है, मुरामिक एसिड, मुरामिक एसिड। अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का सेल वाल इन तीन चीजों के मिलने से बनता है। पहला आपका क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, एमिनो एसिड और तीसरा मुरामिक एसिड। अब देखिए अब अगला हम लोग बात करते हैं कि अगला हम लोग किसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि किस एनिमल्स में आपका सेल वाल पाया जाता है,
तो अगला हम लोग देखे थे आपका फंगी के बारे में देखे थे। तो हम लोग फंगी के बारे में देखते हैं कि फंगी में सेल वॉल जो होता है ये किसका बना होता है। तो देखिए अब तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा फंगी, फंगी का मतलब होता है कवक। बैक्टीरिया का मतलब आपका क्या हो गया, जीवाणु। बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु हो गया। अब देखिए फंगी में पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि सेल वॉल पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो फंगी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यह बताए थे। अब क्वेश्चन ये देता है कि फंगी का सेल वॉल आपका किस चीज का बना होता है। पिछले क्लास में बताए थे, कमेंट में इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए इसका सेल वॉल जो होता है यह आपका काइटिन का बना होता है। ये किस चीज का बना होता है, काइटिन का बना होता है। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली देता है कि फंगी का सेल वॉल आपका किस चीज का बना होगा, तो आपका काइटिन का बना होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो इसको बता आगे करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एल्गी का, हम लोग देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं ये एल्गी का, हम लोग शैवाल का देखेंगे कि आपका एल्गीज का आपका सेल वॉल जो है ये आपका किस चीज का बना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एल्गी की बात करते हैं। एल्गी शैवाल, हम लोग शैवाल का बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि एल्गी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। तो हम लोग पिछले क्लास में बताए थे आपको, सेल वॉल की बात करते हैं एल्गी में। तो एल्गी में सेल वॉल आपका क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है, आपका सेल वॉल मौजूद रहता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है कि एल्गी का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, यह भी बता चुके हैं आप लोग, जो है कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो एल्गी का सेल वॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके सेल वॉल में बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके होते हैं। पहला कंपोनेंट आपका क्या होगा, तो आपका सेलुलोज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। पहला कंपोनेंट क्या होगा, एक किस चीज का बना होगा, तो सेलुलोज का होगा, सेलुलोज हो गया। फिर आपका क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और आपका कौन सा चीज इसमें रहेगा, तो गैलेक्टोन्स रहेगा, गैलेक्टोन्स, गैलेक्टोन्स। और कुछ इसमें आपके क्या पाए जाते हैं, तो मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें कुछ टाइप के मिनरल्स भी आपके होंगे, जैसे कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे चीज आपके इसमें पाए जाएंगे। कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, ये सारे चीज आपके इसमें पाए जाते हैं। चलिए इसमें हाँ एक चीज और, अब हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब बच गया एनिमल्स। एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन। एनिमल्स का ह्यूमन भी आपके एनिमल्स में भी आते हैं, ये डेवलप्ड एनिमल होते हैं। तो अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि एनिमल्स में सेल वॉल पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। तो एनिमल्स में सेल वॉल आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। और जब एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है तो सेल वॉल किस चीज का बना होता है, ये पूछने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। जब सेल वॉल रहेगा तब तो किसी चीज के मिलने से बनेगा, लेकिन एनिमल्स में जब सेल वॉल होता ही नहीं, तो उसका भित्ति होती ही नहीं है, तो जो है कि एक प्रश्न ही नहीं उठता है कि किस चीज के मिलने से आपका बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपका कहते हैं।
अब चलिए, अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, है ना। सेल के बारे में बताए थे पहले ही कि दो चीजों पर चर्चा करेंगे, एक सेल वाल पे और एक सेल मेम्ब्रेन पे बात हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। सेल वाल तो हम लोग देख चुके। तो यहाँ देखिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका। इसको हम लोग कोशिका झिल्ली हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला चीज जो होता है, एक किसमें पाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो आप यही पूछता है कि कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है। तो यहाँ देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। तो ये जो होता है सेल वाल दोनों में पाया जाता है। प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल, बोथ टाइप ऑफ सेल। अगर हम लोग कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली आपका जो होता है, ये आपका क्या होता है, आपके दोनों तरह के सेल्स में आपके पाए जाते हैं। इसका देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर से हम लोग समझते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक सेल हो गया। ये आपका क्या हो गया, सेल वाल हो गया, सेल बाल हो गया। और इसके तरफ इस तरह से एक मेम्ब्रेन लगा होता है इस सेल के चारों तरफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, हम लोग बोलते हैं सेल सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं, कोशिका झिल्ली इसको कहा जाता है। इसी को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसका और भी बहुत सारा नाम होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसको हम लोग प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं। इसको और नामों से जाना जाता है। इसी को हम लोग प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा। तो देखिए इसको किसी भी कोई भी नाम देकर एग्जाम सुना सकता है, या तो सेल मेम्ब्रेन दे, या जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे, या प्लाज्मा लेमा दे। ठीक है, किसके बारे में बात होगी, तो ये सेल मेम्ब्रेन की बात होगी। और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेल के चारों तरफ एक क्या करता है, एक कवरिंग का काम करता है। अब ये देखिए इसमें जो है कि क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका इनर होता है। कहां पे होता है सेल मेम्ब्रेन, तो ये आपका इनर में होता है, यानी कि ये क्या होता है, इनर पार्ट। ये आपका क्या होता है, इनर में होता है, अंदर में होता है। ये सेल के बाहर में होगा, लेकिन सेल वाल के क्या होगा, अंदर में होगा। लेकिन अगर हम लोग सेल वाल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ सेल, यानी कि किसी भी सेल का सबसे बाहर का जो लेयर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सेल वाल बोलेंगे। और अंदर वाला जो कवरिंग लेयर रहेगा उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, या प्लाज्मा लेमा हम लोग बोलेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जो है कि किसी भी तरह से जो है कि क्वेश्चन आएगा, तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। नाम कोई भी दे सकता है, यानी कि बात एक ही चीज की जा रही है, यानी सेल के कवरिंग की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन ये दे सकता है कि सेल का इनर कवरिंग क्या होता है। तो सेल का इनर कवरिंग क्या होगा, चार ऑप्शन रहेगा। हो सकता है कि आपका सेल मेम्ब्रेन नहीं रहे ऑप्शन में, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टिक कर दीजिएगा। हो सकता है कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिया हुआ हो, प्लाज्मा लेमा दिया हुआ हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा लेमा होगा। क्योंकि एक ही चीज का, सेल मेम्ब्रेन का ही प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी का जो है कि क्या है, ये आपका नाम है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे हम लोग करते हैं। एक चीज और,
ये जो हम लोग देख रहे हैं ये इसका क्या है, ये आपका इनर में है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन आपका जो है कि कहाँ पर है, ये आपका इनर पार्ट में है। तो ये किस सेल का है, हम लोग तो ये देखें कि ये सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, चाहे या प्रीकायोटिक में हो या क्या हो, यूकायोटिक में हो। तो अगर देखिए, अगर हम लोग यूकायोटिक वाले की बात करते हैं, एक किसकी बात की जा रही है, तो यूकायोटिक सेल की बात की जा रही है। यानी कि यूकायोटिक सेल की जब बात करेंगे तो इसका सेल मेम्ब्रेन आपका क्या होगा, इनर पार्ट में होगा, यूकायोटिक में होगा। और यूकायोटिक में आप जानते हैं कि कौन कौन से सेल आते हैं, तो आपके प्लांट सेल हो गए, फंगी हो गए, एल्गी हो गए। याद देखिए इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आपका प्लांट सेल आएगा, प्लांट, फंगी, एल्गी, ये सारे जो होंगे ये यूकेरियोटिक सेल में होंगे। तो जब यूकेरियोटिक सेल की बात की जाएगी तो इसमें आपका सेल मेम्ब्रेन जो होगा ये आपका क्या होगा, आपका इनर पार्ट होगा। और प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो उसका आपका क्या होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये आपका क्या होता है, इसका हम लोग देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम लोग प्रोकैरियोटिक वाला का देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक वाला का हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक में भी यही चीज होता है, कुछ चेंजिंग इसमें नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन में। हम लोग प्रोकैरियोटिक वाले का देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेल हो गया, यहाँ आपका क्या होगा, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, बिल्कुल जस्ट यूकैरियोटिक जैसा ही होता है। ये आपका क्या होगा, सेल वाल होगा, ये आपका आउटर लेयर हो जाएगा, सबसे बाहर वाला लेयर। ये आपका क्या होगा, ये आपका इनर लेयर होगा, इनर इनर लेयर होगा। ये आपका इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यही आपका क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। यानी कि कहने का मतलब है कि आपके ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों का सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो आपका क्या होगा, इनर वाले पार्ट में ही होगा। चाहे वह आपका बैक्टीरिया का हो या जो है कि आपका प्लांट सेल का हो, फंगी सेल का हो, है का सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन आपका जो है कि क्या होगा, इसका इनर पार्ट ही होगा। जैसे यहाँ देख देते हैं एग्जाम्पल में, बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसका सेल मेम्ब्रेन क्या होगा, इनर पार्ट, और सेल वॉल आउटर पार्ट। आपका यूकैरियोटिक में आपका डायग्राम बता दिए, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल्स में तो सेल वॉल नहीं होता है लेकिन सेल मेम्ब्रेन होता है। तो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगी हो या एल्गी हो, सभी में जो है कि सेल मेम्ब्रेन जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका इनर पार्ट होगा। हाँ, ह्यूमंस में कुछ डिफरेंट रहेगा। अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक वाले में आपका क्या होता है, ह्यूमंस में, अगर हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में ह्यूमंस के सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा सा डिफरेंसेज आता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग ह्यूमन वाले देखते हैं यूकैरियोटिक का। अब देखिए यूकैरियोटिक में तो हम लोग प्लांट सेल और यूकैरियोटिक की अगर बात किए तो जो डायग्राम बताए हम तीन चीजों का, प्लांट का प्लांट का बताए, फंगी का बताए, एल्गी का बताए। तो एल्गी का जो है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इतने चीजों का सेल मेम्ब्रेन जो होगा ये आपका क्या होता है, इनर पार्ट होता है, इनर लेयर होता है। लेकिन देखिए अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं ना,
तो एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन इनर पार्ट आपका नहीं होगा। तो चलिए हम लोग एनिमल्स का देखते हैं। तो एनिमल्स में आपका सेल मेम्ब्रेन इनर पार्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर एनिमल की बात कीजिए तो एनिमल में पहला चीज सेल वॉल नॉट फाउंड, सेल वॉल नॉट फाउंड, यानी कि एनिमल की किसी भी एनिमल की बात अगर हम लोग कहें, चाहे ह्यूमन की बात कहें या गाय भैंस या दुनिया में जितने भी आपके एनिमल्स हैं, अगर किसी भी तरह के एनिमल्स की बात कीजिएगा तो उसमें आपका सेल वॉल नहीं रहेगा। और जब सेल वॉल नहीं रहेगा तो जो है कि क्या होगा, उसका सेल मेम्ब्रेन जो होगा ये आपका क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन होगा। जैसे हम लोग एक एनिमल का सेल हम लोग बनाते हैं तो इसमें तो सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल नहीं है तो ये आपका यहाँ क्या होगा, ये आपका सेल मेम्ब्रेन होगा। ये आपका क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन हो गया। यानी कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ देख रहे हैं कि आपका क्या हो जाएगा, आउटर लेयर हो जाएगा, आउटर लेयर। ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपका एग्जाम में ये पूछ सकता है कि किस ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये आपका सबसे आउटर लेयर होता है। तो किस ऑर्गेनिज्म में होगा, तो एनिमल्स में होगा। इसका रीजन आपका क्या हो जाएगा, इसका रीजन ये होगा कि एनिमल में आपका सेल वॉल नहीं पाया जाता है। अगर उसका पूछा जाए कि बाकी ऑर्गेनिज्म फंगी प्लांट ये सब में सेल वॉल इनर में कैसे होता है, तो इसका रीजन आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें आउटर लेयर आपका क्या रहता है, आपका सेल वॉल रहता है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन उन सारे ऑर्गेनिज्म में इनर लेयर में आते हैं। जबकि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए आपका सेल मेम्ब्रेन ही आपका एनिमल्स का क्या होता है, सबसे आउटर लेयर होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करते हैं। और चलिए सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग इसके बारे में कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कुछ पॉइंट का हम लोग डिस्कशन करते हैं जो हमेशा एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन आपका किस चीज का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हमेशा पूछा जाता है कि आपका सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है। तो यहाँ देखिए पहला चीज, पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, मेड अप, मेड अप ऑफ, किस किस चीज का बना होता है। तो यहाँ देखिए पहला चीज इसमें क्या होता है, तो फॉस्फोलिपिड, इसमें क्या रहता है, फॉस्फोलिपिड रहता है, यानी कि मैक्सिमम में रहता है, सबसे ज्यादा आपका ये आता है। फॉस्फो का मतलब क्या हो गया, ये फास्फोरस हो गया, फॉस्फो हो गया, और लिपिड का मतलब आपका क्या हो गया, आपका फैट हो गया। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या रहेगा, तो फॉस्फोलिपिड रहेगा। लेकिन हाँ और भी चीजें इसमें पाई जा सकती हैं, इसमें प्रोटीन और आपका कार्बोहाइड्रेट भी आपका पाया जा सकता है। इसमें प्रोटीन, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, carbohydrates can also found, यानी कि ए भी पाया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो पाया जाता है, तो मैक्सिमम आपका क्या पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। इसीलिए जो है कि इसको कहा जाता है कि आपका सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपका किस चीज का बना होता है, तो ये आपका फॉस्फोलिपिड का बना होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो सेल मेम्ब्रेन से आता है, तो ये क्या आता है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है। तो ये जो है जो कि डबल लेयर का होता है। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर आपका डबल लेयर का होता है, डबल लेयर का होता है।
एग्जाम में हमेशा पूछता है। एग्जाम में क्या पूछेगा आपका कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है। सेल मेम्ब्रेन की संरचना कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, एग्जाम में इसका पूछेगा। तो अगर इसकी संरचना की बात की जाए तो इसकी संरचना जो होगा ये आपका क्या होगा, डबल लेयर्ड, या इसको बाई लेयर्ड कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका संरचना क्या होगा आपका, बाई लेयर्ड होगा, यानी कि दोहरी संरचना इसकी होती है। और इसके बीच में जो गैपिंग रहेगा उसमें आपका क्या रहता है, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह, ये सारे चीज इसमें पाए जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर का डायग्राम देखते हैं। अब देखिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन का। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, तो इसका बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर आपका होता है। तो देखिए इसको हम लोग बाई लेयर बनाते हैं। देखिए एक लेयर आपका क्या हो गया, पहला लेयर हो गया, ये आपका क्या हो गया, सेकंड लेयर हो गया। और ये जो बीच में आपका खाली जगह है तो इसमें आपका क्या भरा जाता है, तो इसमें फॉस्फोलिपिड रहता है। इसमें आपका क्या रहता है, फॉस्फोलिपिड रहता है, फॉस्फो, इसमें आपका क्या भरा जाता है, फॉस्फोलिपिड्स रहता है। और इसमें आपका बताए थे कुछ प्रोटीन भी होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो इसका हम लोग जो है कि सबसे पहले देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर आपका क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का बना होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इसी तरह यहां हो जाएगा। अब ये देखिए ये वाला पार्ट जो आपका होता है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका हेड होता है। ये वाला क्या होता है आपका, हेड वाला पार्ट होता है। और ये वाला जो पार्ट होता है आपका क्या होता है, टेल का पार्ट होता है। इसी तरह ये आपका क्या हो जाएगा, हेड वाला पार्ट होगा। और ये वाला हिस्सा आपका क्या होगा, आपका टेल का हिस्सा होगा। तो ये चीज को याद रखना है कि इसका हेड वाला पार्ट क्या होता है और टेल वाला पार्ट क्या होता है। अब दूसरी चीज इसमें जो याद रखने वाली बात है, जो हमेशा आपका क्वेश्चन में आता है, ये जो फॉस्फोलिपिड का जो डबल लेयर रहता है, तो इसमें जो आपका हेड वाला पार्ट होता है इसमें आपका क्या पाया जाता है। तो इसमें आपका हेड वाले पार्ट में आपका क्या पाया जाएगा, तो इसमें आपका प्रोटीन पाया जाता है। अगर हेड वाले पार्ट की बात करते हैं तो इसमें जो है कि क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। और यहाँ देखिए ये आपका टेल वाला पार्ट है, तो टेल वाले पार्ट में कुछ इस तरह का जो है कि लगा होता है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका फैट होता है। ये जो आपका इस तरह जो है कि यहाँ पे इस तरह इस लेयर में लगा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फैट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग फैट बोलेंगे। और ये फैट जो है ये आपका किस चीज का बना होता है, तो ये आपका फैटी एसिड का बना होता है। इसी तरह ये वाला ऊपर वाला देखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या होगा आपका प्रोटीन होगा। और इसमें आपका इस तरह क्या लगा होगा, इसमें सॉरी ये टेल वाला हिस्सा है ना,
तो टेल वाला हिस्सा में आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ फैट होगा, प्रोटीन नहीं होगा। ये टेल वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, फैट हो गया। और हेड वाला जो हिस्सा है इसमें क्या होगा, आपका प्रोटीन होगा। इस वाला हिस्सा में आपका क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है। अब यहाँ देखिए इसको क्लियर बना देते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। यहाँ देखिए ये आपका क्या हो गया, हेड हो गया, और ये आपका क्या हो गया, टेल हो गया। ये आपका हेड वाला पार्ट हो गया फॉस्फोलिपिड का, किसका, फॉस्फो फॉस्फोलिपिड। इसी चीज को हम लोग अलग बनाए हैं ताकि आसानी से समझ में आ सके। देखिए यही वाला चीज है ना, एक तो निकाल के इसको बड़ा में यहाँ बनाए हैं। तो ये वाला पोर्शन आप जो देखे हैं ये किस चीज का है, तो ये आपका हेड का है। और इसमें आपका क्या आता है, तो इसमें आपका प्रोटीन आता है। और इसमें क्या आता है, कुछ लेयर्स इस प्रकार लगे होते हैं। और ये आपका क्या होता है, फैट होता है। और ये फैट किस चीज का बना होता है, तो ये आपका फैटी एसिड का बना होता है। तो इसमें आपका क्या करना है, इतना चीज आपको जो है कि इसमें याद रखना है। अब यहाँ देखिए बीच वाला लेयर इस प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे आप लोग बर्गर वगैरह खाते हैं या सैंडविच खाते हैं। तो बर्गर और सैंडविच खाते हैं तो क्या होता है, उसको दो टुकड़ा में काटता है, बीच में आपको कुछ सलाद वगैरह दिया और भी कुछ चटनी वगैरह सॉस वगैरह ये सब दे देता है, प्याज दे देता है। तो क्या होता है, उसके बीच वाले लेयर में आता है। तो उसी प्रकार आपका सेल मेम्ब्रेन का जो है, तो एक लेयर ए हो गया, और बीच में आपका क्या होगा, फॉस्फोलिपिड होगा। और फॉस्फोलिपिड किस प्रकार से आता है, तो इस स्ट्रक्चर में आता है, एक हेड वाला और एक टेल वाला। हेड वाले में क्या रहेगा, तो प्रोटीन रहेगा, और जो है कि टेल वाले में क्या रहेगा, तो फैटी एसिड रहेगा। यानी कि आपका क्या रहेगा, आपका फैट्स इसमें जो है कि ज्यादा पाया जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। और इसमें बीच में जो होता है, ये देख रहे हैं कि बीच वाला जो भाग है, तो इसमें जो होता है क्या होता है, तो फॉस्फोलिपिड प्लस क्या आपका होता है, प्रोटीन होता है। फॉस्फोलिपिड प्लस आपका इसमें क्या रहेगा, प्रोटीन होगा, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें पाए जाएंगे। तो ये इसका क्या होगा, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। चलिए इसको क्लियर इतना लिखिए। इसके बाद इससे रिलेटेड आपको कुछ और जो है कि क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड कराते हैं, जो हमेशा आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन हमेशा आता है। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब कुछ एग्जाम ओरिएंटेड आपका कराते हैं, जो हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में जो है कि हमेशा आते रहता है। यहाँ देखिए हम लोग इस वाई लेयर्ड में क्या देखे, वाई लेयर्ड में जो आपका फॉस्फोलिपिड होता है, तो इसमें अभी अभी हम लोग क्या चर्चा किए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये हेड वाला हिस्सा होता है, और ये आपका क्या होता है, टेल वाला हिस्सा होता है। ये आपका क्या हो गया, हेड का हो गया, और ये आपका कौन सा हिस्सा होता है, तो ये आपका टेल का हिस्सा होता है। इस चीजों के बारे में हम लोगों ने इस चीज को देखा। और टेल वाले हिस्से में क्या आता है, तो यहाँ पर आपका इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। ये आपका क्या होता है, फैट होता है। और ये किस चीज का बना होता है, तो ये आपका फैटी एसिड का बना होता है। और हेड वाले हिस्से में क्या आपका आता है, तो प्रोटीन रहता है। अब देखिए यहां से आपका कुछ क्वेश्चन और आपको पूछता है कि ये हेड वाला हिस्सा जो आपका रहता है, तो ये प्रोटीन का रहता है। तो इससे आता है कि क्या किस चीज में सोलुबल रहता है, तो ये प्रोटीन को आप जानते हैं कि किस चीज में सोलुबल है, तो वाटर सोलुबल है, वाटर सोलुबल। यानी कि ये क्या होता है, पानी में घुलनशील होता है। प्रोटीन आपका क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। तो ये आपका हेड वाला हिस्सा जो फॉस्फोलिपिड का होता है, ये आपका पानी में क्या होता है, ये आपका घुल जाता है। और पानी में घुल जाने के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोफिलिक हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफिलिक। इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और इसको क्या बोला जाता है, पोलर रीजन भी बोला जाता है, पोलर रीजन, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र।
ध्रुवीय क्षेत्र। तो ये सारा एग्जाम से आता है रिलेटेड क्वेश्चन कि फॉस्फोलिपिड का किस हिस्से में आपका प्रोटीन होगा, तो हेड वाले में होगा। इसका कौन सा हिस्सा आपका वाटर में सोल्यूबल होगा, तो हेड वाला हिस्सा होगा जिसमें प्रोटीन होगा। ये आपका ये भी दे सकता है कि ये जो वाटर में सोल्यूबल होता है इसको किस नाम से जानते हैं, तो हाइड्रोफिलिक जानते हैं। या क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि एक फास्फोलिपिड का कौन सा पार्ट जो होता है ध्रुवीय पार्ट होता है, पोलर रीजन होता है, तो ये क्या होगा, हेड वाला पार्ट होगा। इसी तरह से आपका इस पार्ट से भी कुछ क्वेश्चन आता है। ये जो फैटी एसिड होता है टेल वाले पार्ट में, तो ये वाला जो होता है नॉट सोलुबल इन वाटर, नॉट सोलुबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता है। ये क्या होता है, पानी में अघुलनशील। ये वाला हिस्सा जो होगा ये पानी में नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, फैटी एसिड है। और फैट में आपका क्या होता है, ऑयल होता है, घी होता है, ये सारी चीज होते हैं। तो ये सारा चीज क्या पानी में घुलता है, नहीं घुल पाता है। तो ये चूंकि पानी में नहीं घुलेगा, तो पानी में नहीं घुलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, पानी से डर, जैसे बोलते हैं ना इसको हाइड्रोफोबिया है, यानी कि जिसको पानी से डर लगता है उसको क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि ये क्या होगा, पानी से आपका दूर भागेगा। पानी से ये क्या होता है, दूर भागता है। क्वेश्चन में एग्जाम में ये आ सकता है कि कौन सा हिस्सा फॉस्फोलिपिड का वाटर में सोलुबल नहीं होता है, तो क्या लिखेंगे कि आपका टेल वाला हिस्सा होता है। क्वेश्चन ये आ सकता है इसका कौन सा हिस्सा फॉस्फोलिपिड का फैट से बना होता है, तो ये आपका क्या होगा, टेल वाला हिस्सा होता है। किस हिस्से को हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, तो टेल वाले हिस्से को बोलते हैं। और एक और चीज इसमें याद रखना है कि ये क्या होता है, नॉन पोलर रीजन होता है। नॉन पोलर रीजन, ये आपका क्या होता है, नॉन पोलर रीजन होता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन का ये जो है ये हाइड्रोफोबिक जो होता है आपका, जिसमें फैट लगा होता है, ये आपका नॉन पोलर रीजन होता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके क्या होते हैं, आपके एग्जाम्स में बनते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अध्रुवीय भाग बोलते हैं। अध्रुवीय भाग बोलते हैं। तो ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम एक दो क्वेश्चन आपको देते हैं, उसका आंसर जो है आप कमेंट्स में दीजिएगा। इसको स्टडी कीजिए और कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, इसका क्या आंसर होगा। हम 2-3 क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है। दूसरा क्वेश्चन, एलगी का सेल वॉल किसका बना होता है। तीसरा क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा होता है।
अगला, सेल मेम्ब्रेन के का कौन सा भाग पोलर रीजन होता है? पोलर रीजन होता है। चलिए 4 क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को देखिए और इसको स्टडी करके इसका आंसर कमेंट्स में दीजिएगा। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।